बड़े ढीठ आदमी हो तुम। अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौड़ियाँ पसंद नहीं आई, देखो तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। रोहन के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ मीरा गांव के घरों में बर्तन का काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। मीरा में एक खास बात थी कि वो जो कुछ भी पकाती उसमें ऐसा स्वाद होता कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। एक दिन मीरा अपनी टूटी फूटी रसोई में बैठकर कचौड़ी बना रही थी, जिसकी महक आस-पास तक फैल गई। माँ, आज तो गजब की खुशबू आ रही है। क्या कमाल की महक है। लगता है कचौड़ियाँ बन रही हैं। ये कह के रोहन कचौड़ियाँ उठाने लगता है। तभी मीरा टोकती है, अरे पगले, अभी गरम है, मुंह जल जाएगा। थोड़ी देर ठहर जा, फिर खाने को दूंगी। इतने में दरवाजे पर पड़ोसन शांता आई। अरे ओ मीरा, आज क्या बना रही है रे? महक तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। मुझे तो कचौड़ी की खुशबू आ रही है ना? हाँ शांता चाची, माँ कचौड़ी बना रही हैं और माँ के हाथों में ऐसा जादू है कि एक बार खाओगी तो भूला ही नहीं पाओगी। अरे हाँ, ये बात तो पूरे गांव को पता है। मीरा, मुझे भी एक कचौड़ी दे दे बहन, मुंह में पानी आ रहा है। अरे क्यों नहीं दीदी, आइए बैठिए ना। शांता आकर बैठ जाती है, जिसके बाद मीरा एक प्लेट शांता को और एक प्लेट रोहन को कचौरियाँ परोस देती है। अरे क्या स्वाद है। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं। हाँ, तू ठीक कहता है। ऐसी कचौड़ियाँ मैंने बड़े बड़े ढाबों पर भी नहीं खाई। ऐसा स्वाद है जैसे किसी जादुई नगरी से आया हो। माँ, एक बात कहूँ, क्यों ना हम कचौड़ियों का व्यापार शुरू कर दें? आप घर पर कचौड़ी बनाना, मैं बाजार जाकर बेच दूंगा। मुझे पता है कि सारी कचौड़ियाँ चुटकियों में बिक जाएंगी। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तू जानता है, हम तो एक वक्त की रोटी के लिए भी कितनी मुश्किल से ही इंतजाम करते हैं। ये लो, ये कौन सी बड़ी बात है? तू मुझसे पैसे ले ले। तू अगर कचौड़ी का व्यापार करेगी तो हमें ही तो फायदा होगा। रोज रोज तेरे हाथ का स्वाद खाने को मिलेगा। अरे नहीं दीदी, व्यापार नहीं चला तो मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊंगी? अरे मीरा, कितना संकोच करती है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू कचौड़ियाँ बनाए और उसे कोई ना खरीदे। हाँ माँ, और देखो ना, शांता आंटी खुद मदद कर रही हैं। तो क्यों ना आजमा के देखें? क्या पता इन कचौड़ियों से हमारी किस्मत बदल जाए। ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो तो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। माँ, अब देखना, हम ऐसा काम करेंगे कि पूरे गांव में हमारी कचौड़ी के चर्चे होंगे। ये सुनकर मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भरी। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही मीरा उठ गई। उसने कचौड़ियाँ तैयार की, सुंदर सी टोकरी में सजाई और रोहन से कहा, रोहन बेटा, ये ले, सारी कचौड़ियाँ तैयार हैं। तू ध्यान से ले जाना, गिरा मत देना। माँ, तुम देखना, कुछ देर में मैं पूरी टोकरी खाली करके लौटूंगा। जा बेटा, भगवान करे ऐसा ही हो। रोहन पूरे जोश के साथ गांव की गलियों में घूमने लगा। आओ भाई, गरम गरम कचौड़ियाँ, माँ के हाथ की बनी कचौड़ियाँ, स्वाद में लाजवाब। एक बार खाओगे, बार बार आओगे। लेकिन रोहन ने देखा कि उसकी कचौड़ियों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, बल्कि लोग मोमोज और बर्गर वाले के ठेले की तरफ जा रहे थे। चलो चलो, मोमोज खाने चलते हैं। नया चाइनीज ठेला खुला है, चलो वहाँ कुछ अच्छा खाते हैं। ये देख रोहन बहुत उदास हुआ। उसने कई घंटों तक अपनी कचौड़ियाँ बेचने की कोशिश की, गलियों में, चौक पर, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर भी, पर हर जगह लोग आधुनिक खाने की ओर भाग रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। थका हारा, मायूस और सिर झुकाए रोहन घर लौट आया। दरवाजे पर चिंता में डूबी मीरा खड़ी थी। उसने रोहन का उतरा हुआ मुंह देखते ही पूछा, क्या हुआ बेटा, कचौड़ियाँ नहीं बिकी? रोहन ने टोकरी उतारी, जिसमें अब भी सारी कचौड़ियाँ रखी हुई थी।
माँ, हमारी कचौड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा। अब तो जमाना बदल गया है। सबको बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर चाहिए। भला हमारी कचौड़ी कौन खाएगा? कोई बात नहीं बेटा, हार मानना आसान होता है, मगर फिर उठना असली बहादुरी है। और आज तो पहला दिन है, व्यापार चलने में समय लगता है। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन माँ की बातें सुनकर उसमें फिर से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जग गई। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। हम कल फिर कोशिश करेंगे। ये सुन मीरा मुस्कुरा देती है। अगली सुबह उसने फिर से वही कचौड़ियां बनाई, उन्हें टोकरी में सजाया। इसके बाद रोहन उसे लेकर बाजार की ओर चल दिया। लेकिन आज फिर वही हुआ जो कल हुआ था। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कोई भी कचौड़ियों की तरफ देख भी नहीं रहा था। बस मोमोज, चाउमीन और बर्गर पर टूटे जा रहे थे। थक हार कर रोहन एक कोने में बैठ गया। तभी उसके दिमाग में एक चतुराई भरी तरकीब आई। वो उठा और बाजार के बीच खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कचौड़ियाँ खा लो, कचौड़ियाँ, वो भी मुफ्त में। जी हाँ, मुफ्त कचौड़ियाँ खाओ, मुफ्त। जल्दी आओ, जल्दी खाओ। ऑफर सिर्फ 10 लोगों के लिए। लोगों का ध्यान अचानक उसकी तरफ गया। सब खाना छोड़ रोहन की तरफ देखने लगे। अरे भाई, चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुट गए। जैसे ही उन्होंने कचौड़ी का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, हैरानी से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे ये तो कमाल का स्वाद है। मैंने ऐसी कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई। भाई, ये कचौड़ी तो बर्गर और मोमोज से 1000 गुना स्वादिष्ट है। लोगों की तारीफें सुनकर भीड़ और बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो लोग चाइनीज और बर्गर की दुकानों की तरफ जा रहे थे, वे सब लौटकर रोहन की ओर आने लगे। अरे भाई, हमें भी दो। आधे घंटे में ही सारी कचौड़ियां बिक गईं। पैसों को मुट्ठी में कसकर रोहन ने गिनती की। इतने सारे पैसे, वो भी हमारी कमाई के। ये देख के रोहन बहुत खुश था। शाम को वो दौड़ते हुए घर पहुंचा। मीरा आंगन में बैठी थी। माँ, सब बिक गया और ये देख कितना मुनाफा हुआ है। पैसे देख मीरा की आंखों में चमक आ गई। भगवान का काम है, मुझे तो लगा था आज भी ग्राहक नहीं मिलेंगे। कमाल था माँ, ऐसी भीड़ लगी कि पल भर में सब समाप्त। कल से हम और ज्यादा कचौड़ियाँ बनाएंगे। अब हर रोज मीरा सुबह जल्दी उठकर कचौड़ियाँ बनाती और रोहन तैयार होकर टोकरी सिर पर रखकर बाजार जाता। शाम को जब लौटता तो पूरी टोकरी खाली मिलती। महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे उनके घर की हालत सुधरने लगी, जिसे देख चाउमीन, बर्गर और मोमोज वाले जलन में आने लगे। और आते भी क्यों ना, जब से रोहन ने वहां अपनी कचौड़ियां बेचनी शुरू की थी, इनके ठेले पर ग्राहक ही नहीं आते थे। सबको बस रोहन की कचौड़ियां ही खानी थी। ये साला रोहन, हमारे धंधे में आग लगा दी इसने। सही कह रहे हो, सारा धंधा ही चौपट कर दिया है। पहले कितना व्यापार होता था और अब तो खाने के भी लाले पड़ने लगे हैं। हाँ, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं करता हूं भाइयों, कल से ये कचौड़ी वाला यहां नहीं दिखेगा। अरे क्या करने वाला है तू उसके साथ? बस तू देखता जा। अगले दिन रोहन हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ अपनी टोकरी के साथ बाजार जा रहा था। तभी 4-5 हट्टे कट्टे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ए छोरे, आज तो तू गया। इतने समय से हमारा व्यापार बर्बाद करके हमें सड़क पर ला दिया। अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। रोहन घबराकर पीछे हटा, पर तभी 2 आदमी उसे पीछे से घेर लेते हैं। इतने दिन से हमारे पेट पर लात मार रहा है, आज तुझे मजा चखाते हैं। रोहन कुछ बोल पाता, इससे पहले ही उन्होंने उसे धक्का दिया। टोकरी जमीन पर गिरा दी और कचौड़ियां मिट्टी में मिल गईं। भाइयों, मेरी सुनो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो बस अपनी माँ के लिए। चुप,
आज के बाद अगर इधर दिखा ना तो ये छुरी तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? डरे हुए रोहन ने अपनी टूटी हुई टोकरी उठाई और चुपचाप वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोते हुए माँ को सारी बात बताई। माँ, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। कहा कि अब वहाँ बेचने मत जाना, वरना। सारी बात सुनकर मीरा काफी दुखी हुई और रोहन को दिलासा देते हुए बोली, बेटा तू हिम्मत मत हार। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन माँ, अब क्या करेंगे? ये सुनते ही मीरा सोच में पड़ गई। तभी उसे एक विचार आया और उसने खुश होते हुए रोहन से कहा, अब हम अपनी दुकान खोलेंगे बेटा, जहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा। इसके बाद रोहन और मीरा ने अपनी बची खुची जमा पूंजी से बाजार में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। टोकरी से शुरू हुआ ये सफर अब एक पक्की दुकान तक पहुंच चुका था। ढाबे के बाहर हर दिन लंबी लाइन लगती। लोग दूर दूर से मीरा की स्वादिष्ट कचौड़ियां खाने आते थे। एक दिन दोपहर के समय ढाबे के बाहर एक बूढ़ा बाबा आए जो काफी भूखे लग रहे थे। वो ढाबे पर आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रोहन जल्दी से आगे बढ़ा। अरे बाबा, आइए बैठिए यहाँ, अभी लाता हूँ गर्मा गर्म कचौड़ी। वो दौड़कर माँ के पास गया, प्लेट में ताजी कचौड़ियां रखी और बाबा के सामने परोस दी। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखें चमक उठी। हे राम, इतना स्वाद! बेटा, तेरी माँ के हाथों में तो सच में जादू है। उन्होंने जल्दी ही पूरी प्लेट साफ कर दी और फिर मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, सुन बेटा, मुझे एक बात बतानी है। यहाँ से उत्तर दिशा में जंगलों के पार एक बड़ा राज्य है, चंदनगढ़। लेकिन वहां की राजकुमारी आरोही को कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगती। देश विदेश के बड़े बड़े बावर्ची, हलवाई सब हार चुके हैं। किसी का बनाया हुआ खाना राजकुमारी को पसंद नहीं आया। रोहन और मीरा हैरानी से बाबा को सुनने लगे। अभी हाल ही में राजा ने घोषणा की है कि जिसका भी खाना राजकुमारी को स्वादिष्ट लगेगा, वो उसकी शादी राजकुमारी से करा देंगे और उसे राज्य का अगला राजा घोषित करेंगे। ये सुनकर मीरा और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। रोहन सोच में पड़ गया कि राजकुमारी को बहुत ऊंचे बावर्चियों का खाना भी बेस्वाद लगा, तो आखिरकार उसकी कचौड़ियां क्यों पसंद आएंगी? बाबा, अगर कचौड़ियाँ राजकुमारी को पसंद नहीं आई तो? तू फिक्र मत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। तेरी कचौड़ियों में ऐसा स्वाद है कि मुझे पूरा यकीन है राजकुमारी को ये जरूर पसंद आएगी। ये सुनकर रोहन ने हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी टोकरी में कचौड़ियां भर ली और चंदनगढ़ राज्य की तरफ चल दिया। राज्य में पहुंचने के बाद जब उसने राजमहल के आलीशान कक्षों और भव्य भवनों को देखा तो वह हैरान रह गया। क्या ये सचमुच वही महल है? इतना सुंदर, इतना शानदार, यहाँ की हर चीज बिल्कुल जादुई लगती है। महल की चकाचौंध ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला और दरवाजे पर उपस्थित एक सैनिक से कहा, मैं राजकुमारी के लिए ये कचौड़ियाँ लाया हूँ, क्या आप मुझे उन तक पहुँचा देंगे? हाँ हाँ हाँ, अरे भाई, कौन हो तुम? देखने में तो बड़े साधारण लगते हो। और तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी तुम्हारी कचौड़ियाँ खाएंगी? मुझे विश्वास है कि राजकुमारी को ये कचौड़ियाँ जरूर पसंद आएंगी। आप मुझे बस एक बार मिलने की आज्ञा दिला दें। चलो ठीक है, खिला लेना कचौड़ियाँ। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर राजकुमारी को तुम्हारी कचौड़ियाँ पसंद नहीं आई तो तुम्हें भूखे शेरों के पिंजरे में भेज दिया जाएगा और कुछ ही पल में तुम्हारा काम तमाम। ये सुन के रोहन डर गया। एक पल को लगा कि वहीं से लौट जाए, लेकिन फिर उसे माँ और बाबा की याद आ गई। उसने सोचा, माँ और बाबा ने इतने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा है, मैं ऐसे लौट नहीं सकता। ये सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं सैनिक जी, मैं फिर भी तैयार हूँ।
आप एक बार राजकुमारी से मिलवा दें ताकि मैं उन्हें अपनी कचौड़ियाँ चखा सकूं। वाह, बड़े ढीठ आदमी हो तुम। ठीक है, जब खुद ही मरना चाहते हो तो चलो, ले चलता हूँ राजकुमारी के पास। राजकुमारी आरोही कमरे में बैठी हुई अपनी दासी से कह रही थी, आज फिर से खाने का कोई स्वाद नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो दिल और पेट दोनों को संतुष्ट कर दे। पता नहीं ऐसा खाना दुनिया में बना भी है या नहीं। इतने में रोहन धीरे धीरे कचौड़ी की टोकरी लेकर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, ये खास कचौड़ियाँ हैं, कृपया इन्हें चखें। कचौड़ी? ये तो सिर्फ एक साधारण नाश्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ स्वाद आने वाला है। इतने में दासी ने राजकुमारी से कहा, मुझे भी लगता है कि इसे एक मौका देना चाहिए राजकुमारी। कभी कभी जो साधारण दिखता है वही सबसे खास होता है। ये सुनकर राजकुमारी ने बेमन से एक कचौड़ी उठा ली, लेकिन जैसे ही उसे खाया उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ये इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी, ऐसी कचौड़ी मैंने कभी नहीं खाई। क्या आपको सच में मेरी कचौड़ियाँ पसंद आईं? हाँ, मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगी। क्या मैं कुछ और कचौड़ियाँ ले सकती हूँ? हाँ, सब आपके लिए ही है, लीजिए ना। ये कहते हुए रोहन ने पूरी टोकरी राजकुमारी की तरफ बढ़ा दी। राजकुमारी ने बड़े चाव से वे कचौड़ियाँ खाईं। राजकुमारी के कचौड़ियों के स्वाद की खबर जैसे ही राजा के पास पहुंची, वो खुशी से झूम उठे और तुरंत राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। वे राजकुमारी को इस तरह से कचौड़ियाँ खाते देख हैरान रह गए। अरे ये तो कमाल हो गया। राजकुमारी, तुम्हें ये कचौड़ी इतनी पसंद आई? जी पिताजी, मैंने अपने जीवन में इतना स्वाद कभी महसूस ही नहीं किया। आप भी चक्कर देखिए ना। अच्छा, देखता हूँ जरा। मेरी राजकुमारी को इतना भा गया है तो जरूर कोई खास बात होगी। राजा ने धीरे से कचौड़ी का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में रखा और फिर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वाह, ये तो सच में अद्भुत स्वाद है। इसीलिए आज पहली बार मैं अपनी बेटी को इतनी तृप्ति से खाते देख रहा हूँ। ये नजारा मेरे लिए अनमोल है। ये कह के राजा कुछ देर तक राजकुमारी को ऐसे खुशी से खाते हुए देखते रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सबको दरबार में बुलाया। सुनो सभी दरबारियों, मैंने ऐलान किया था कि जो व्यक्ति मेरी बेटी के स्वाद को संतुष्ट करेगा, मैं अपनी बेटी का हाथ उसे दूंगा। इसलिए मैं अपनी बात कायम रखते हुए अपनी बेटी और इस राज्य की राजकुमारी आरोही का विवाह रोहन के साथ घोषित करता हूँ। ये सुनते ही दरबार में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। फिर सब तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल जाती है। आज से इस राज्य के उत्तराधिकारी रोहन होंगे। मैं अब राज्य के कार्यभार से मुक्त होकर विश्राम करूंगा और रोहन हमारे नए राजा बनेंगे। इस तरह से एक साधारण सा कचौड़ी बेचने वाला लड़का रोहन चंदनगढ़ राज्य का राजा बन गया। रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। ये साबित कर गया, ये है मोहन, कस्बे का समोसे वाला। गरीब है मगर दिल से बड़ा। इन समोसों की खुशबू में उसका पसीना भी है और उसके सपनों की आहट भी। आज सुबह कुछ अलग सा माहौल था, जैसे कोई नई चुनौती उसके सामने आने वाली हो। अरे मोहन भाई, आज तो समोसे की खुशबू कुछ अलग ही लग रही है, सीधे दिल में उतर रही है। लगता है आज तेरे हाथ में कोई जादू है। सच में। लेकिन सुनो, लोग कहते हैं कि साहूकार सुरेश फिर से परेशान कर रहा है। वैसे तो तेरे समोसे के लिए लोग दीवाने हैं, पर सोच रहा हूँ आज का दिन तेरे लिए आसान नहीं होगा। साहब, मैं जानता हूँ कि मुश्किलें होंगी, पर डरने का वक्त नहीं है। मेरा ठेला ही मेरा घर है और ये चौराहा ही मेरी दुनिया। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाएंगी। वाह, मसाले का जायका गजब है। सच में तेरे हाथ में जादू है। ये समोसे खाने के बाद तो सुबह का आलस्य भी दूर हो जाता है। हाँ सच में। लेकिन बताओ तो सही, इतने मेहनती हो फिर भी यहाँ ठेले पर क्यों खड़ा रहते हो? बड़े शहर में भी काम कर सकता था। साहब, बड़े होटल या शहर में काम करने के लिए पैसे और रिश्तेदारी चाहिए। मेरे पास बस ये ठेला है, मेरी मेहनत और माँ का आशीर्वाद। यही मेरा होटल है, यही मेरी दुनिया है। और देखो, इस ठेले में मैं हर समोसे के साथ अपनी उम्मीद और मेहनत डालता हूँ। यही मेरा गौरव है। मोहन की आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी अभी भी जल रही थी। उसकी मेहनत और सपने कस्बे के हर कोने में महसूस किए जा सकते थे।
यही शुरुआत थी उसकी कठिनाइयों और सफलता की कहानी की। घर में हालात कठिन हैं, माँ बीमार है और छोटी बहन गीता पढ़ाई में तेज है, लेकिन पैसों की कमी सबको परेशान कर रही है। मोहन का मन कई जिम्मेदारियों और डर के बीच फंसा हुआ है। बेटा, रोज रोज इतनी मेहनत, ये पैसे हमारे लिए कम है। डॉक्टर ने दवा की कीमत बताई और मुझे डर लग रहा है कि हम कैसे पूरा करेंगे। अम्मा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। आपकी सेहत और गीता की पढ़ाई मेरे लिए सबसे पहले है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। भैया, अगर पैसे नहीं आए तो हमारा घर भी तो खतरे में है और आप इतने थक गए हो। कभी कभी मैं सोचती हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ, घर का काम संभाल लूँ। गीता, ऐसी बातें मत करना। तेरी किताबें ही मेरा सपना है। तेरी पढ़ाई रुकेगी नहीं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। घर, पढ़ाई, माँ की सेहत, सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। खुदा तुझे सलामत रखे बेटा। तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तेरी लगन और ईमानदारी हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। मोहन के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद भी झलक रही थी। यही परिवार के लिए उसकी सच्ची लगन थी, जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। साहूकार सुरेश ने मोहन के घर पर कब्जा करने की धमकी दी। मोहन का परिवार खतरे में था और उसका मन घबराहट और हिम्मत के बीच फंसा हुआ था। सुरेश क्रूर और ऊंची आवाज में, मोहन, तुमने समय पर कर्ज नहीं चुकाया। अब सोच लो, अगर अगले हफ्ते तक भुगतान नहीं किया तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। ये मौका तुम्हारे लिए आखिरी है। मैं समझता हूँ कि आप मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। ये घर और मेरी माँ का इलाज मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हार नहीं मानूंगा। तू तो गरीब है, गरीब का कोई हक नहीं होता। मेहनत कर लेना, पर मेहनत से घर तेरा नहीं होगा। याद रखो, दुनिया में सिर्फ ताकतवर जीते हैं। साहब, ताकतवर वही है जो अपने परिवार की रक्षा करता है। गरीब होना मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी चुनौती है, और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जो भी हो जाए। बेटा साहस दिखा रहा है, लेकिन याद रखना, हमें भी समझदारी से काम लेना होगा। भैया, आप हमारे लिए हमेशा लड़ते रहे। मैं जानती हूँ कि आप कोई भी मुश्किल आसान कर सकते हो। अब हमें सिर्फ आपका साहस चाहिए। मोहन गिरा हुआ महसूस कर रहा था। साहूकार की धमकी उसके सामने भारी लग रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत, परिवार के लिए उसका प्यार और सपनों की आग उसे रोक नहीं सकती थी। यही वो पल था जब मोहन ने अपने अंदर की ताकत महसूस की। सुबह का समय था और गीता स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं दिख रही थी। मोहन ने तुरंत उसकी ओर देखा और चिंता में पड़ गया। तुम आज स्कूल क्यों नहीं गई? जल्दी तैयार होकर चलती क्यों नहीं? क्या हुआ? भैया, आज स्कूल नहीं जा सकती। कल स्कूल वालों ने मुझे पूरे दिन खड़ा रखा था और पूरी क्लास के सामने उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक फीस नहीं होगी तब तक मैं स्कूल नहीं आ सकती। और उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी बातें सबके सामने कह दी। मैं शर्मिंदा हो गई भैया। क्या उन्होंने ऐसा किया? गीता, ये तो बहुत गलत है। कोई भी बच्ची इतनी अपमानित नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बात पता चलते ही मैं उनसे बात करूंगा। तुम डर मत, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। भैया, मैं बस डर गई थी। सबके सामने मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर ये सब झेलना बहुत मुश्किल है। गीता सुनो, ये केवल एक बाधा है। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा और तुम्हें किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं होने दूंगा। हमारी मेहनत और तुम्हारी पढ़ाई को कोई रोक नहीं सकता, समझी? मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मोहन का मन भारी था। उसे पता था कि पैसे की कमी उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और गीता के प्रति प्यार उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। यही वो पल था जब मोहन ने ठान लिया कि गीता की पढ़ाई किसी भी हाल में रुकेगी नहीं। मोहन अपने ठेले पर खड़ा था। तभी कस्बे की ओर से एक अनजान व्यक्ति ने कदम बढ़ाए। उसकी मुस्कान में रहस्य था और आंखों में कुछ कहना। नमस्ते, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी साहब, बताइए क्या चाहिए आपको? मैंने सुना है कि तुम बहुत मेहनती हो।
और तुम्हारे समोसे पूरे कस्बे में मशहूर हैं। देखो, मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बड़ी मात्रा में समोसे तैयार करके दो। कीमत भी मैं अच्छे से दूंगा और एडवांस भी दे दूंगा। इतना बड़ा ऑर्डर साहब, मैं कोशिश करूंगा, पर इतनी मात्रा में समोसे तैयार करना मेरे लिए आसान नहीं होगा। देखो मोहन, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है, पर एक शर्त है। समोसे एक खास तारीख को एक गुप्त जगह पर पहुंचना चाहिए। मेरी तरफ से एडवांस दे दिया जाएगा, पर समय और जगह का पालन करना होगा। साहब, मैं समझ गया। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर सच में आप कौन हैं और इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? अब इसे सोचो मत, बस इसे अपने परिवार के लिए अवसर समझो। जो करना है समय पर करना, बाकी सब बाद में समझ जाएगा। मोहन के दिल में एक अजीब सा मिश्रण था, खुशी, डर और उम्मीद। यही वो मौका था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी। अब उसे अपने परिवार के लिए हर मुश्किल का सामना करना था। मोहन अपने घर लौटा। अम्मा, गीता सुनो, आज एक बड़ा मौका मिला है। मेरे पास समोसे का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, इस बार बहुत बड़ी मात्रा में। इतना कि हम घर का सारा खर्च, अम्मा का इलाज और गीता की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं। सच में भैया? वाकई इतना बड़ा ऑर्डर? ओह भैया, तुमने सच में ये कर दिखाया। मैं खुश हूँ, पर थोड़ी चिंता भी है कि तुम इसे पूरा कैसे करोगे। गीता, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर क्यों ना हो, मैं इसे पूरा करूंगा। ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए मौका नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत और तुम्हारे सपनों के लिए भी है। बेटा, भगवान ने सच में तेरी मेहनत को देख लिया, लेकिन ध्यान रखना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इसे संभालना आसान नहीं होगा। अम्मा, मैं संभाल लूंगा। हर समोसे में मेरी मेहनत और उम्मीद होगी। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। अब कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। भैया, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम ये कर सकते हैं। अब मैं किसी भी मुश्किल से डरूंगी नहीं। मोहन ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। हाथों में तेल और मसाले लगे हुए थे, पर दिल में उम्मीद और लगन की आग भी थी। वो जानता था कि ये मौका उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन गुप्त जगह पर पहुंचा। हाथ में समोसे की टोकरी थी और दिल में हलचल। तभी वही रहस्यमयी व्यापारी सामने आया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा विश्वास और आंखों में कुछ कहना था। मोहन, तुम आ गए। देखो, तुम्हारे हाथों की मेहनत और लगन ने मुझे प्रभावित किया है, पर अब तुम्हें मेरी असली पहचान जाननी होगी। मोहन, मैं वही व्यापारी हूँ जो सालों पहले इसी कस्बे में रहता था। तब मैं भी तंगहाली में था। तुम्हारे पिता ने मेरी पढ़ाई में मदद की थी। आज ये मेरी कोशिश है उस मदद को चुकाने की। मेरा पिता, उन्होंने आपकी मदद की थी, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अब जान लो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपने मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी कभी उसी रास्ते से गुजरा था। मैं सिर्फ तुम्हें समोसे के पैसे नहीं दूंगा, गीता की पढ़ाई और आपकी माँ का इलाज भी मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद साहब, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं वादा करता हूँ, हर मेहनत और हर समोसा आपके भरोसे पर खरा उतरेगा। मोहन के दिल में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। अब वो जान गया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, कभी सीधे, कभी अनजाने लोगों के माध्यम से। अब घर लौटकर उसे अपनी माँ और गीता को बताना था कि व्यापारी ने क्या कहा। अम्मा गीता, आज का दिन सच में बहुत खास था। मैंने सारे समोसे तैयार किए और व्यापारी के पास पहुंचाया। वहां जो हुआ सुनकर तुम्हें भी खुशी होगी। भैया, सच में उसने सारे समोसे लिए और उसने पैसे भी दिए। हाँ गीता, पैसे तो दिए ही, पर उससे भी बड़ी बात, उसने अपनी असली पहचान बताई। वो वही व्यापारी है जो सालों पहले हमारे कस्बे में रहता था, और उसने कहा कि तुम्हारे पिता ने उसकी पढ़ाई में मदद की थी। यही उसका तरीका है उस मदद को लौटाने का। उसने कहा कि अब वो हमारी मदद करेगा, सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं, बल्कि गीता की पढ़ाई और मेरी माँ का इलाज भी वो पूरी तरह संभालेगा। बेटा, भगवान ने सच में तेरी मेहनत को देख लिया। अम्मा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब सुरक्षित हैं। अब सिर्फ मेहनत जारी रखनी है और अपने सपनों की ओर बढ़ना है।
मैंने आज महसूस किया कि सच्ची लगन और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भैया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे सपनों को सच कर दिया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं टीचर बनकर कस्बे और घर का नाम रोशन करूंगी। गीता, अम्मा, ये जीत हमारी है। मेहनत, साहस और एक दूसरे का प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम हमेशा मिलकर उसका सामना करेंगे। मोहन ने अपने परिवार के लिए हर चुनौती को पार किया। मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। घर में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। ये वो पल था जब मोहन ने महसूस किया कि परिवार के लिए की गई मेहनत और सच्चे दिल का प्रयास किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यही वो समय था जब उनके घर में उम्मीद और खुशियों का उजाला फैल गया। कई महीनों से साहूकार की कड़वी बातें मोहन के दिल में तीर की तरह चुभी हुई थी, लेकिन आज पहली बार वो सीना तानकर उसके दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में मेहनत की कमाई और आत्मविश्वास का उजाला। साहूकार, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, एक एक रुपया जो तुमने मुझसे लिया था। अब ना तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और ना ही तुम्हारे एहसान तले दबा हूँ। हे मोहन, ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी तूने इतना पैसा कहां से जुटा लिया? कहीं चोरी चकारी तो नहीं की या किसी और से कर्ज लिया है? चोरी चकारी? वो काम तुम्हारे जैसे लोग करते हैं जो गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी कमाई लूटते हो। मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और रही बात पैसों की, तो समझ लो ये मेरी मेहनत और भगवान की दया का फल है। ज्यादा अकड़ मत दिखा मोहन, मैं तुझ जैसे कितनों को देखा हूँ। आज पैसे लौटा दिए तो क्या, कल फिर आकर मेरे पैरों में गिरना पड़ेगा। नहीं साहूकार, अब वो दिन कभी नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें बता दूं, गरीब चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, अगर मेहनत करने की ठान ले तो किसी के आगे झुकता नहीं। तुम सोचते थे कि मैं हमेशा तुम्हारे कर्ज तले दबा रहूंगा, लेकिन देख लो, आज मैं तुम्हें आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा हूं। ये लड़का तो हाथ से निकल गया। और सुन लो साहूकार, अब कस्बे का कोई भी गरीब तुम्हारे जाल में नहीं फंसेगा। जिस दिन सबको समझ आ गया कि मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है, उस दिन तुम्हारी ये दुकान खाली रह जाएगी। मोहन बाहर निकल गया और पीछे छोड़ आया उसकी अकड़ और घमंड को। साहूकार के मन में जब से मोहन ने उसे पैसे लौटाकर इज्जत से खड़ा कर दिया था, तब से खींच और घमंड की आग और भड़क उठी थी। अब वो घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठा। उसकी आंखों में बदले की परछाइयां थीं। कहती क्या हो, आज उस छोटे से लड़के ने मुझे खुली चुनौती दे दी। सोचो तो सही, कैसे वो इतना जल्दी इतना पैसा जुटा ले गया। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये सब सहन नहीं किया जा सकता। अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसने तो बस तुम्हारा कर्ज चुका दिया। आखिर क्यों इतना क्रोध? कस्बे में लोग क्या कहेंगे अगर तुम किसी को बिना वजह परेशान करोगे? तुम बात समझती नहीं हो। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये इज्जत का मामला है। किसी गरीब ने मुझे आंख में आंख डालकर जवाब दिया और मैं उस अपमान को सहन नहीं कर सकता। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कल मैं कुछ कागजात बनवाकर उसके घर पर जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि पूरा घर मेरे अधीन है। कागजात? ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर कोई सच सामने आ गया, और अगर मामला अदालत तक गया तो तुम जानते हो ना कि ऐसे रास्ते खतरनाक होते हैं। ये मेरा अधिकार है। मैं कस्बे का साहूकार हूँ, मेरे पास संसाधन है, लोग मेरे इशारे पर चलते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही हफ्ते मैं कुछ सही कागज लेकर उसके घर जाऊंगा और फिर देखना वो कितना बड़ा आदमी बनेगा। पर अगर सच्चाई सामने आ गई, अगर भगवान ने उसे बचाया, तो मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा। हमें किसी की जिंदगी में और दर्द नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम्हारा डर तुम्हें छोटा बनाता है। दुनिया में वही जीतता है जो खतरा उठाता है। तुम देखो, मैं अपना हक ले लूंगा और उस बच्चे को ऐसा सबक दूंगा कि वो फिर कभी किसी के सामने ना उठे। साहूकार अपने लालच और घमंड में नकली कागज बनवाकर मोहन का घर हड़पने निकल पड़ा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में हुए हादसे ने उसकी जान ले ली। ये साबित कर गया कि गलत करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मोहन और उसका परिवार ईमानदारी और मेहनत से अपनी नई जिंदगी जीने। सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में पसीने की बू से भरी हुई थी।
गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वो आदमी था धर्मपाल, गांव सरसपुर का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान। ये सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं? माँ के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी सीमा आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो। खेतों में केतारी तो बो दिया है सीमा, पर पानी नहीं मिलेगा तो वो मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहाँ से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहर भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? तुम सही कह रही हो सीमा, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूँ। उसी गांव में धर्मपाल का छोटा भाई सुरेश रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वो बेईमान था, उतना ही दिल का वो कठोर भी था। देख जगदीश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वो भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर। कोई पकड़ नहीं सकता मुझे। पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी। पर भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्या कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वो बड़े दाजी हैं, राम जैसा सीधा। कहता है हराम का पैसा घर नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है उसके पास। मदद वो नहीं होती जो रिश्तों की लाज उतार दे। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूँ कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, वो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी कम नहीं हुआ, लेकिन धर्मपाल के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका था। वो अपने खेतों की तरफ अपनी फसल को देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई सुरेश उसे रास्ते में मिलता है। दाजी, अब तो मान जा, ये जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली, तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है सुरेश, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है कि झूठ बोलो, मिलावट करो और अमीर बनो? देख लेना, पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सिर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह धर्मपाल अकेला खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में जुट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वो मन ही मन बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं खुदाऊंगा चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय था। पास ही से एक चरवाहा गोपाल गुजरता है, जो धर्मपाल की हालत देखता है। धर्मपाल दाजी, ये क्या कर रहे हो? सूरज सिर पर है और आप अकेले खुदाई कर रहे हो। कम से कम कुछ खा पी लो। समय नहीं है भाई, हर मिनट कीमती है। अगर ये कुआं अगले महीने तक नहीं बना तो खेत मर जाएगा और साथ में हम भी। गोपाल सिर हिलाकर चला जाता है। कुछ देर बाद धर्मपाल की चाल लड़खड़ाने लगती है। कुछ घंटों बाद धर्मपाल धूप में बेहोश हो चुका है। उसका शरीर तप रहा है, होंठ सूख गए हैं, फावड़ा पास पड़ा है। सीमा खेत के पास आती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर। धर्मपाल जी, ओ धर्मपाल जी, धर्मपाल जी, आँख खोलिए। देखिए, मैं आई हूँ। आपने वादा किया था राजू को पढ़ाना है ना, उठिए ना। धर्मपाल की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। वो एक बार आँख खोलता है। सीमा, कुआं बनाना है, राजू भूखा ना रहे। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आप चाहिए। घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगी। धर्मपाल की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी सांसें थम जाती हैं। सीमा की चीख आसमान में गूंज जाती है। धर्मपाल की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और सीमा की आंखों से
आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक कोने में बैठी थी। गहरा सन्नाटा उसके चारों ओर पसरा था। उस घर में अब वो आवाजें नहीं गूंजती थीं, जो धर्मपाल के होने का एहसास कराती थीं। बेटे की छोटी छोटी बातें अब सीमा के दिल को छलनी कर देती थी। मैं हार नहीं मानूंगी धर्मपाल जी। आपकी मौत उस कुएं की खुदाई करने की वजह से हुई है। मैं इसे पूरा करके रहूंगी। अगली सुबह सीमा ने कुदाल उठाया और कुएं की तरफ चल दी और फिर अधूरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। कई दिनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उसे कुएं से पानी आ गया। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए। अब धर्मपाल का भाई सुरेश उस कुएं को देखकर लालच से भर गया। गीता, पानी की समस्या अब होती जा रही है। सारे तालाब, कुएं सूख चुके हैं। गांव वाले पानी के लिए तरसने लगे हैं। अगर मैं पानी का व्यापार करने लगूं तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी। पर आप पानी का व्यापार कैसे करोगे जी? पानी तो कहीं पर भी नहीं है। दूर दूर तक कुएं तालाब सूखे पड़े हैं। अरे मूर्ख कमला, तुम्हें क्या पता नहीं है? सीमा भाभी ने कुएं की खुदाई कर दी है और उसमें पानी भी निकल आया है। अब देखो मैं व्यापार पानी का कैसे करता हूँ। फिर सुरेश सीमा के घर पहुँचता है। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुझे ये बात करते हुए खुद ही खराब लग रहा है। वे कुआं वाली जो खेत है, वो खेत बाबूजी ने मेरे नाम पर करके गए थे। शायद दाजी ने आपको नहीं बताया होगा। सुरेश जी, अगर वह जमीन आपकी थी तो बंटवारे में आपने वह जमीन क्यों नहीं ली? और दाजी ने तो इस जमीन के बारे में मुझे कुछ बताया बहन आपकी है। देखिए सीमा भाभी, दाजी की गरीबी की स्थिति देखकर मैंने वो जमीन दाजी को रखने को दी थी, पर अब वो जमीन मुझे लेना पड़ेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं कागज अपने साथ लेकर आया हूँ, देख लीजिए। मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर मैं यह कागज आज रख लेती हूँ और कल सुबह ही मैं प्रधान जी के पास जाऊंगी और इस कागज को दिखाऊंगी। ठीक है सीमा भाभी, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर सुरेश वहां से चला जाता है। अगली सुबह होते ही सीमा कागज लेकर प्रधान जी के पास जाती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि प्रधान जी भी सुरेश से पैसा लिए हुए थे। प्रधान जी, यह कागज देखकर बताइए कि इस कागज पर क्या लिखा है। सीमा, इस कागज पर यह लिखा है कि जिस खेत में तुमने कुएं की खुदाई की है, वो खेत सुरेश का है। सीमा बड़ी उदास मन से वो कागज लेकर घर आ जाती है और आंखों में आंसू भरे अपनी मेहनत वाले कुएं सुरेश के हवाले कर देती है। उधर सुरेश खुशी खुशी वो पेपर लेकर घर आ जाता है। अब देखो कमला, मैं पानी का व्यापार कैसे करता हूँ। गांव वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे जैसे को कहते हैं दिमाग वाला। दिमाग वाला नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं बेईमान वाला। ज्यादा अपने आप को होशियार मत समझो। आज जो तुमने ये चमचमाती साड़ी पहन रखी है ना, और होठों में लाली लगा रखी है, वो सब इसी पैसे की वजह से है। फिर सुरेश अपने नौकरों से कहकर गांव में ये बात फैला देता है। सुनो गांव वालों, आप लोगों की पानी की समस्या सुरेश भैया ने खत्म कर दी है। अब पानी जिनको भी चाहिए वो सुरेश भैया के कुएं से ले जा सकते हैं। पैसे दे जाओ और पानी ले जाओ। कौन बेच रहा है पानी? सुरेश कहता है कुआं उसका है और अब जो चाहे पैसे देकर पानी ले। अरे ये तो वही कुआं है ना जो सीमा ने खोदा था। हाँ भाई, उसी का है। उस बेचारी ने तो महीने भर तक अकेले खट खट करके गड्ढा खोदा था। जब उसका पति मरा था तब सीमा ने हिम्मत नहीं हारी, खुद मिट्टी ढोई, खुद पत्थर हटाए और तब जाकर पानी निकला। अब ये सुरेश कैसे मालिक बन गया? जब ये बात सीमा के कानों तक पहुंची तो सीमा को ये सोचकर तकलीफ हो रही थी कि उसने जिस कुएं को खून पसीने से सींचा था, अब कोई और उसे दौलत कमाने का जरिया बना रहा है। पानी ले जाओ भाई, 10 रुपए में 30 लीटर पानी ले जाओ। पैसे दो, पानी लो, वरना प्यासे रहो। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। खेत सूख रहे थे, मवेशी प्यासी निगाहों से देख रहे थे और लोगों की मजबूरी सुरेश की जेब भर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में एक बूढ़े थके हुए साधु बाबा आए। उनके गले में माला, कमर में झोला और पांव में फटे हुए चप्पलें थी। माथे पर भस्म और आंखों में तेज था, पर चेहरा पसीने और थकावट से ढका हुआ।
बाबा सीधे सुरेश के कुएं के पास पहुंचे। बेटा, बड़ी प्यास लगी है, एक लोटा पानी दे दो, भगवान भला करेगा। बाबा, भगवान भला तभी करेगा जब उसके पास पैसे होंगे। यहाँ पानी मुफ्त नहीं मिलता। 10 रुपए दो, पानी लो। एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। तो जा बाबा, बिना पैसे के पानी नहीं मिलेगा। यहाँ दया धर्म नहीं चलता। बाबा का चेहरा उतर गया। वो चुपचाप वहां से चले गए। फिर वो अगले घर पहुंचे। बहन, एक लोटा पानी दे दो, बड़ी प्यास लगी है। माफ करना बाबा, अब तो हम खुद खरीद कर पीते हैं, तुम्हें कैसे दे? पैसे दो, पानी लो। बाबा और आगे बढ़े। तीसरे घर गए। वहां भी वही जवाब मिला, पैसे दो, पानी लो। थके हुए पांव और टूटी हुई उम्मीदों के साथ बाबा अब गांव के सबसे गरीब घर की ओर बढ़े। वो था सीमा का घर। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल सोने जैसा था। सीमा अपनी झोपड़ी में सूखी रोटी सेक रही थी। बाबा उसके पास पहुंचे। बेटी, एक लोटा पानी मिलेगा क्या? बहुत प्यासा हूँ। बाबा, यह लीजिए। हमारे पास बहुत नहीं है, लेकिन जो है वो आपका है। बाबा ने कांपते हाथों से पानी लिया, पिया और आंखें बंद करके आकाश की ओर देखा। थोड़ी देर आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं, फिर अपना झोला खोलते हैं। झोले से एक छोटा मिट्टी का मटका बाहर निकालते हैं, जो लाल कपड़े से ढका होता है। बेटी सीमा, तूने सच्चे दिल से एक प्यासे को जल पिलाया है। ये मटका मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ। नहीं बाबा, मुझे यह मटका नहीं चाहिए। मैं यह मटका रखकर क्या करूंगी? घर में कुछ सामान नहीं है, तो यह खाली पड़ा रहेगा। बेटी, ये मटका सबको नहीं मिलता। जो ईमानदार और दूसरों की भलाई करता है, उसे ही मिलता है। ये साधारण मटका नहीं है। ये मटका मेरी साधना का फल है। इससे जो भी मांगोगी सच्चे दिल से, वो मिलेगा। पानी, दूध, अन्न, घी, जो भी। पर ध्यान रखना, जब मांगना पूरा हो जाए तो इस लाल कपड़े से मटके को ढक देना, तभी ये रुक जाएगा, वरना ये मटका कभी नहीं रुकेगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सीमा ने मटके को अपने पास रख लिया। इतना कहकर महाराज ने सीमा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे ओझल हो गए। अगली सुबह सीमा घबराते हुए मटके को देखती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मटका मटका, एक लोटा पानी दे दो। अचानक मटके के अंदर से छप छप की आवाज आती है और मटका पानी से भर जाता है। सीमा की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। अब ढक देती हूँ, महाराज ने यही कहा था। वह लाल कपड़ा मटके पर रख देती है। मटका शांत हो जाता है। अब रोज सीमा जरूरत के अनुसार कुछ मांगती। दूध, आटा, दाल और मटका हर बार उसे वही देता। गांव वाले अब धीरे धीरे जानने लगते हैं कि सीमा के घर कुछ चमत्कार हो रहा है, पर सीमा इसे छिपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं, क्योंकि महाराज ने कहा था इसका उपयोग जरूरत के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। कुछ महीने बाद अब सीमा का घर पहले जैसा नहीं रहा। टूटे फूटे आंगन की जगह अब पक्की ईंटों की फर्श थी। जहां पहले एक खाली कोना था, अब वहीं एक बड़ा सा राशन की दुकान सजा था। आटा, चावल, तेल, मसाले, दाल, साबुन, सब कुछ। गांव वाले अब लाइन लगा कर आते हैं। सीमा बहन, जो सामान तुम देती हो वो तो सेठ की दुकान से भी सस्ता और बढ़िया होता है। यह सब भगवान की कृपा है लक्ष्मी बहन। सीमा बहन, तुम्हारे पति बहुत ही ईमानदार इंसान थे और तुम्हारे देवर सुरेश उतना ही बेईमान। इसीलिए देखो, सुरेश का व्यापार ठप हो गया है। बेईमानी का फल जरूर मिलता है और ईमानदारी के फल में देर है, पर अंधेर नहीं। यह सब औरतों की बातें खड़ा होकर सुरेश सुन रहा था और फिर उसे सीमा से जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगा, आजकल सीमा भाभी के बहुत चर्चे हो रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों ना हम सीमा भाभी की दुकान में ही आग लगा देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसी रात सुरेश ने सीमा की दुकान में आग लगा दी और घर में चुपचाप जाकर सो गया। सुबह होते ही
गांव में पूरा हाहाकार मच गया। सीमा की दुकान में आग लग गई है और सब कुछ झुलस कर भस्म हो गया है। जब सीमा को इस बात की खबर मिली तो सीमा बहुत ही उदास हो गई। वह मटके के पास बैठकर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा की आंखों में आंसू देख मटके को बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी उस मटके से आवाज आई, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, हिम्मत मत हारो। जो तुम्हें चाहिए वो फिर से मुझसे मांग सकती हो और आगे अपना रास्ता बना सकती हो। जो जैसा करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। यह सुनते ही सीमा को एक उम्मीद की किरण नजर आई और फिर से उसने अपना राशन का व्यापार शुरू कर दिया। सीमा की तुरंत दुकान खोलने के बाद सुरेश को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उसने मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये सीमा भाभी ऐसा क्या करती है कि ये तुरंत ही अपना राशन का व्यापार शुरू कर लेती हैं। अब तो और भी गांव वाले मुझे ताना देंगे। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुरेश गुस्से में सीमा की जासूसी करने का फैसला करता है। रात के समय सुरेश अपने गमछे से मुंह ढककर सीमा के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर सीमा घड़े के सामने बैठी है। मटका मटका 2 बोरी चावल दे दो। मटके से बोरी भर चावल निकलता है। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं भी कितना मूर्ख था। मुझे जड़ तक पहुंचना था और मैं सिर्फ ऊपर ही देखकर दुकान को जला डाला। जड़ तो ये मटका है, तो राज इस मटके में है। जो मांगो वो देता है। अब ये मटका हमारा होगा। सुरेश खिड़की से उतरता है और सीमा के आंगन में चुपके से मटका चुरा लेता है। अब देखो असली बादशाह कौन बनता है। सुरेश मटका लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी बेटे को जगाता है। जल्दी उठो, अब हमें इस गांव से जाना है। हमारे पास बिना मेहनत किए अब सब कुछ होगा। ये देखो मटका। अरे ये मटका लेकर क्या करोगे? अचार लगाओगे क्या? अरे पगली, पहले चलो हमारे साथ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे इतनी रात में कहाँ लेकर जा रहे हो? पहले मुझे बता भी तो दो कि बात क्या है। तुम बोलती ही बहुत ज्यादा हो। थोड़ी देर सब्र करो, मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। कुछ दूर चलते ही वह लोग तालाब के पास पहुंच जाते हैं। सुरेश, कमला और बेटा नाव में बैठते हैं। मटका उनके पास रखा है। नाव धीरे धीरे बह रही है और दूसरी तरफ एक नया गांव दिखाई दे रहा है। सुरेश बैठे बैठे सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। क्या जी, इस मटके से सच में सब कुछ मिलेगा? हाँ, देखो अभी मटका, 5 बोरी चावल दे दो। मटके से चावल निकलने लगता है। पापा पापा, आइसक्रीम मांग कर देखो ना। मटके से आइसक्रीम निकलने लगती है। अब चावल और आइसक्रीम से नाव भरने लगी। तभी कमला बोली, अरे अब तो नाव भारी हो रही है। नाव डगमगाने लगी। कमला डगने लगी। सुरेश, बंद करो इसे, बहुत हो गया। पानी अंदर आ रहा है और आइसक्रीम भी पिघल रही है। रुक जा मटका, बस कर, बंद हो जा मटका। मटका नहीं रुका क्योंकि उसे लाल कपड़े से ढका नहीं गया था। अब चावल, आइसक्रीम सब कुछ गिरते जा रहे थे और नाव डूबने लगी। सुरेश और उसका परिवार पानी में डूबते दिखने लगे। सुरेश के लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीमा मेहनती और ईमानदार थी। भले ही मटका अब उसके पास नहीं था, लेकिन आज तक मटका ने जो भी दिया था, सीमा ने अपनी मेहनत से उसे दुगना कर दिया था और खुशी से जीने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है।